नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चार बड़ी खबरों से। जहां पहली खबर है नेपाल से, जहां भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। अब तक 145 लोगों की मौत हो गई है और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी खबर रांची से है, जहां बिरसा मुंडा जेल में ईडी ने छापा मारा है। कोर्ट के आदेश पर जेल में ईडी की छापेमारी हुई है। वहीं तीसरी खबर हमीरपुर से है, जहां प्राथमिक विद्यालय गलिया मऊ के अध्यापक नशे की हालत में बच्चों को पढ़ाने पहुंचे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बात करें चौथी खबर की, तो वो अलीगढ़ से है, जहां एएमयू में जेल से युवकों की रिहाई के बाद कैंपस में खुशी में फायरिंग हुई, जहां एक छात्र के पैर में गोली लगने से छात्र घायल हो गया। नेपाल में भूकंप से मची तबाही, अब तक 145 लोगों की मौत। लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। भूकंप से भारी मात्रा में जान माल का नुकसान। जजरकोट जिला भूकंप का था केंद्र। तो नेपाल से हम खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां भूकंप से भारी तबाही मची है। अब तक 145 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है और ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारी मात्रा में इस दौरान जो है जान माल का नुकसान हुआ है। भूकंप के काफी तेज झटके जो है लोगों ने महसूस किए। तो आपके साथ ये बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां नेपाल में भूकंप से भारी मात्रा में जो है तबाही मची है। जजरकोट जो है भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इस दौरान जो है 145 लोगों की जानें चली गई हैं, वहीं कई लोग जो है घायल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए नितिन चौधरी न्यूज रूम से लाइव। नितिन, अब तक जो है कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए जी, बिल्कुल भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से जो 145 लोगों की मौत हो गई है। बता दें जिस तरीके से अफरा तफरी में भूकंप आया था, इसकी जो तीव्रता थी वो 6.4 के आसपास थी। लेकिन बता दें लगातार इसको देखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह पे भी इसकी नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरीके से लगातार जो भूकंप आया था, भूकंप से जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो अफरा तफरी में अपने घरों से बाहर निकल आए। जो बड़ी बड़ी इमारत में रहते हैं उनको काफ़ी डर लगा। जिस तरीके से रात को भूकंप आया, भूकंप आने से जो है आसपास के इलाकों में जो है काफ़ी हड़कंप मच गया। लगातार इस भूकंप से देखा जा रहा है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में अब तक 145 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है जिस तरीके से जो मलबा था उसमें और भी कहीं ना कहीं लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए, तो उन्हें जो है हॉस्पिटल में नज़दीक कराया, जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराया। लगातार इसको देखा जा रहा था कि जिस तरीके से भूकंप काफ़ी भारी बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा था इस भूकंप से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लगातार इस भूकंप को देखने से जो 145 लोगों की मौत नेपाल में हुई। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उनमें काफ़ी अफरा तफरी देखने को मिली। जो ऊंची ऊंची इमारतों में लोग रह रहे हैं वो भी लोग अपने घरों को छोड़ के जो है रोडों पे खड़े हो गए थे जी। नितिन, अब जो है वहां भूकंप की वजह से जो भी जान माल के नुकसान हुए हैं उसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से भूकंप से जो काफ़ी नुकसान हुआ है उसको देखते हुए सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई। सरकार गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पे जो है लोगों से बात की है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री नेपाल के उनसे बातचीत की है और उनसे कहा है कि जिस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ है उनको राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। लोगों को जो काफ़ी दुख प्रकट किया है। लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस पर दुखद घटना बताई है। और साथ इसको देखा जा रहा है जो आसपास के जो लोग थे, जो सरकार जो पूरी तरीके से मदद करने का प्रयास यहाँ पर लगा रही है और कह रही है जो नेपाल में जो लोग घायल हुए हैं, जो मलबे में दबे हैं, उन्हें निकालने के लिए जो है पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दी गई। जो आसपास के इलाकों में जिस तरीके से भूकंप काफ़ी तकड़ा बताया जा रहा था, तो उसके पास में लोगों को रहने की जो मकान बने हुए थे वो मकान जो है मलबे में जो है ढह गए हैं। और साथ जो लोग रह रहे थे वो भी उसमें दबे होने की आशंका बताई जा रही है जी। नितिन, अब तक 145 लोगों के मरने की खबर जो है वो आ रही है, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है और कितने लोग इस दौरान जो है वो घायल हुए हैं? देखिए बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से 145 लोगों की जो मौत हुई है, लेकिन मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उन मलबे के लोगों को भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से इनकी जो स्थिति है उनको जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। जो पास की हॉस्पिटल है नेपाल में, तो उसमें जो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं उन लोगों को देखा जा रहा है कि आसपास के जो डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर लगाई गई है। लगातार डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ही बात की जाए तो मरने वालों की संख्या और भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि भूकंप जो है काफ़ी तकड़ा बताया जा रहा है। और साथ ही दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना होना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो बड़ी बड़ी इमारतों में लोग रह रहे हैं उन्होंने भी अपना मकान जो है खाली कर दिया था। उस समय जब मकान जिस समय देर रात ये भूकंप आया था, तो भूकंप आने से लोगों को जो झटके थे वो काफ़ी झटके यहाँ पर बताए जा रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे।
तो आपने देखा कि भूकंप से भारी मात्रा में जो है जान माल का नुकसान हुआ है। नेपाल ही नहीं बल्कि भारत के भी कई जगहों पर जो है लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और इसका केंद्र जो है नेपाल का जजरकोट जिला बताया जा रहा है। खबरों में बढ़ते आगे, झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा जेल में ईडी ने छापा मारा है। इस छापेमारी की मुख्य वजह माइंस घोटाले के साथ साथ जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद कारोबारी, दलाल और अधिकारियों की तरफ से जेल से ही कई तरह के अवैध काम करने की खबर को आधार माना गया है। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल में बंद अधिकारी और कारोबारी मिलकर ईडी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इसके साथ साथ कई ऐसे अपराधियों और नक्सलियों से भी संपर्क कर रहे थे जिससे ईडी के अधिकारियों को फंसाया जा सके। इस बात की गुप्त खबर ईडी को मिली थी। इसके बाद ईडी की टीम ने कोर्ट के आदेश को लेकर जेल में छापेमारी की है। साथ ही जेल के सीसीटीवी के फुटेज को भी लिया है और ईडी की टीम को कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं जिसे जेल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब ईडी के सामने फिर से कार्रवाई तेज कर सकती है। जानकारी के अनुसार जेल के अधिकारियों के संरक्षण में ईडी की जांच से के जुड़े आरोपियों को अतिरिक्त लाभ और सुविधा दी जा सकती है जिससे जांच प्रभावित हो सकती थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं रांची से स्टेट हेड राकेश कुमार। राकेश, किस आधार पर छापेमारी हो रही है? देखिए, ये बड़ा मामला खास करके है। ईडी जिस तरीके से यहाँ माइंस घोटाले की जांच कर रही है, साथ साथ अवैध जमीन के कारोबार को लेकर जांच कर रही है और वैसे में कई बड़े अधिकारी और कई कारोबारी के साथ साथ कई जमीन दलाल ईडी के गिरफ्त में आए और उन्हें जेल भेजा गया है। तो जेल के अंदर क्या कुछ चल रहा था, वहां कुछ संगठित तरीके से कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी और जो जानकारी ईडी के सूत्रों से मिली है उसमें ये बात सामने आई है कि ईडी में जो बंद है अभी खास करके आरोपी, उनकी तरफ से कुछ नक्सलियों के साथ भी संपर्क किए जा रहे थे जो जेल में ही मौजूद है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ साजिश रचने की तैयारी की जा रही थी कि ईडी के अधिकारियों को कैसे फंसाया जा सके। इन सारी सूत्रों की बात जब ईडी को पता चली तब उन्होंने इसकी छापेमारी की। और जब राकेश, आरोपियों में कौन कौन से लोग शामिल हैं? देखिए, छवि रंजन जो रांची के डीसी है, आईएएस अधिकारी हैं, उनका नाम है। पूजा सिंघल है जो भी वो भी आईएएस अधिकारी हैं, सेक्रेटरी लेवल की अधिकारी रह चुकी हैं। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि पंकज मिश्रा का नाम आया है, अमित अग्रवाल है। इसके साथ साथ कई ऐसे कारोबारी हैं, कई ऐसे दलाल हैं जिनके नाम को लेकर चर्चा की जा रही है और जेल में बंद है। कई ऐसे जमीन से जुड़े लोग हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक जमीन से जुड़े लोग हैं, जमीन के कारोबार से जो अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री कर रहे थे। तो उनका एक बड़ा सिंडिकेट पूरे राज्य में काम कर रहा है। तो ऐसे में ईडी की टीम को भनक लगी थी कि अगर इस तरह की कोई गतिविधियां हो रही हैं तो उसकी जांच कराई जाए और उसी की सूचना के बाद से ईडी की टीम ने जेल में जाकर छापेमारी की है और हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद से पता चल पाएगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से सारे मामलों का पटाक्षेप किया जा सकता है। जी, इस दौरान जो है क्या कुछ सबूत मिले और आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ईडी की टीम सबसे पहले वहां के जो सीसीटीवी के फुटेज थे उसको लिया है, उसके आधार पे बातचीत कर रही है कि आखिर किस तरीके से जो जेल में बंद अपराधी है, खास करके उनके साथ जो खास करके आरोपी है, वो लोग आपस में कैसे मिलजुल रहे थे, क्या क्या बातें हो रही थी, किस तरीके से जेल मैनुअल का उल्लंघन किया जा रहा था। और इसके आधार पे अब जाकर हो सकता है कि जेल के अधिकारियों से भी ईडी की टीम बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी और इसके लिए हो सकता है कि उनको बुलाया जाए ईडी के दफ्तर में। तो अभी फिलहाल जांच का दौर है और जांच के दौर के दौरान जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसमें कई और नाम भी आ सकते हैं। साजिश किस तरीके से रची जा रही है इसका भी खुलासा हो सकता है और हो सकता है आने वाले समय में और भी कुछ बड़ी कार्रवाई सामने आ सकेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता जिन्होंने आपको इससे जुड़ी तमाम खबरें जो हमारे स्टेट हेड ने साझा की है। और खबरों में बढ़ते आगे, हमीरपुर के मुस्करा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गलिहा मऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां अध्यापक शिक्षा विभाग को मजाक बना रहा है। बता दें कि अध्यापक नशे की हालत में बच्चों को पढ़ाने पहुंच गया जिसके बाद अभिभावकों ने अध्यापक का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आपका नाम? धीरेन्द्र। विद्यालय मुस्करा क्षेत्र जनपद। देखिए बात कर। हेलो माँ साहब, सो गए हो का?
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, जहां एक शिक्षक के नशे में वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी वीडियो जो है अभिभावकों ने बनाया है और यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बात कर। हेलो उमर साहब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। रुपेश, क्या है पूरा मामला? जी मैं छोटे जी आपको बता दूं, बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के मुस्कुरा क्षेत्र का मामला है ये। और ये जो शिक्षक हैं ये काफी नशे में धुत है। इसके बाद वहाँ अभिभावक पहुँचते हैं और इनका वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो क्लास से बाहर होता है, उस शिक्षक जो अपनी सीट पे बैठे हुए बिल्कुल नशे में इतने ज्यादा धुत थे कि ये किसी से ना ही बात कर पा रहे थे, ना ही किसी से बोल पा रहे थे। और जो वहाँ वीडियो बनाने अभिभावक पहुंचे तो उनसे उन्होंने मसाले की कुछ चीज की कहा कि ये लीजिए, खा लीजिए, लेकिन ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। और शिक्षा के नाम पे ये इस तरह की जो घटना हो रही हैं और इस तरह का अभिभावकों ने जो शिकायत की है, इसके बाद यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और जांच करते हैं और वहाँ अभिभावकों से पूछते हैं। फिर इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो उनसे अभी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जो वहाँ जो टीचर है उसको अभी निलंबित कर दिया गया है। रुपेश, शिक्षक ही जो है शिक्षा को ध्वस्त कर रहा है, क्या ऐसे में बच्चों का भविष्य बन पाएगा? जी ये मैं आपको बता दूं, जो वहाँ के शिक्षक हैं और जो आगे जो अभी कार्रवाई हुई है उसको लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ काफी शिक्षकों पे। और बेसिक शिक्षा अधिकारी का साफ कहना, अगर इस तरह का दोबारा कोई भी घटना सामने आती मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये आपने देखा कि नशे में जो एक शिक्षक के वायरल होने का वीडियो सामने आया है, जो कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जेल से युवकों की रिहाई के बाद कैंपस में कई राउंड फायरिंग हुई। बता दें कि जैसे ही फायरिंग कर रहे बाइक युवकों का ग्रुप एसएस नॉर्थ हॉल पर पहुंचा तो यहां एक छात्र के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंचे सिविल लाइन थाना पुलिस और एएमयू प्रशासन ने घायल छात्र को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। साथ ही पुलिस ने घायल छात्र की तहरीर के अनुसार मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद शाहनवाज जुड़ चुके हैं। यह क्या हो रहा है एएमयू में, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई, क्या कुछ देखने को मिल रही है? देखिए पूरी घटना कल रात लगभग 8 बजे की है, जब एक छात्र के पैर में गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घायल छात्र के द्वारा बताया गया कि कुछ एएमयू के छात्र और कुछ बाहरी लोग जेल से छूट कर आए थे, जिसके बाद उनके द्वारा एसएस नॉर्थ हॉल में सेलिब्रेशन बनाया जा रहा था। इसी दौरान उनके द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तो वहीं घायल छात्र का कहना है कि उस समय वह डाइनिंग के लिए जा रहा था, अचानक ही फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसके चलते वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही एएमयू प्रशासन और थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। आनंद फानंद में घायल छात्र को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं घायल छात्र का कहीं न कहीं आरोप है कि ये एएमयू प्रशासन की कहीं न कहीं मिली भगत नजर आती है। अगर एएमयू प्रशासन इन पर इस तरीके की सख्तियां बरते तो जो बाहरी तत्व हैं जो हॉस्टलों में आकर रहते हैं और हॉस्टलों पर अब उनके कमरों में कब्जा कर लेते हैं, और कहीं न कहीं घायल छात्र का आरोप है कि इसमें एएमयू छात्री भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्हीं के जरिए बाहरी तत्व के लोग अंदर आते हैं और उस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसी के चलते कल जब रात्रि लगभग 8 बजे वह डाइनिंग के लिए जा रहा था, तभी 10 से 15 बाइकों पर सवार युवक आते हैं और एसएस नॉर्थ हॉल में एंट्री करते हैं और उनके द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और इस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगती है, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल होता। इधर पूरे मामले में पुलिस ने 2 टीमें गठित कर दी है। लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने रात को ही मुकदमा दर्ज कर दिया था। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुटी है। शाहनवाज, घायल छात्र की हालत जो है अब कैसी है?
डॉक्टरों का कहना है कि घायल छात्र बिल्कुल खतरे से बाहर है और वह इस समय बिल्कुल स्वस्थ है, उसका उपचार जारी है। जी, इस मामले पर एएमयू प्रशासन क्या कुछ कह रही है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वसीम अहमद का कहना है कि पूरे मामले में हमारे द्वारा पुलिस को जांच दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि अगर इस पूरे प्रकरण में अगर एएमयू का कोई भी छात्र आएगा तो उससे एएमयू प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा। तो वहीं प्रोफेसर का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस प्रकरण में कोई भी छात्र एएमयू का पाया जाए तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, तत्काल उसको निलंबित किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये हम आपके साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से खबर साझा कर रहे हैं, जहां फायरिंग में हुए एक छात्र घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली में 1857 की क्रांति के नायक रहे वीरा पासी की पुरानी तलवारें, बंदूक की नाल, बंदूकों में बारूद भरने वाली गजही बरामद हुई है। खेतों के समतलीकरण के दौरान ये सभी औजार बरामद हुए। मामला लालगंज थाना इलाके के तहत डलमऊ तहसील का बताया जा रहा है। यहां नरपतगंज चौकी के पास भीरा गोविंदपुर ग्राम सभा में राम प्रसाद नाम के किसान अपने खेत का समतलीकरण करा रहे थे और उसी दौरान खेत से पुरानी जंग लगी तलवारों और बाकी औजारों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 तलवारों और अन्य औजार के अवशेषों को कब्जे में ले लिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को घेरा। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है, जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ। और मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। सिंधिया ने कांग्रेस पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खुद पाप किया, मुझसे भी कराया, मैं कांग्रेस के लिए महज एक काले कौवे का रूप हूं। किसान माफी योजना, ऋण माफी योजना का 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले
झूठ बोले काले कौवे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। किसानों के साथ छलावा किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में भ्रूण हत्या होता था, भ्रूण हत्या होता था। जब घर में बेटी पैदा होती थी तो लोग समझते थे कि बोझ पैदा हुई है। सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहला कदम लाडली लक्ष्मी योजना। अब घर में बेटी पैदा होती है तो बोझ नहीं, घर में पैदा होती है लड़की तो लखपति पैदा होती है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।